नमस्कार दोस्तों, जुलाई 2026 में असम, विशेष रूप से ऊपरी असम यानी कि अपर असम के जिले शिवसागर, चिराइदियो और जोरहाट ऐसी अभूतपूर्व और विनाशकारी बाढ़ से गुजर रहे हैं जैसा स्थानीय लोगों ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। आइए सबसे पहले इसके मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहला, प्रभावित आबादी। 12 जिलों के लगभग 856 गांवों में 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दूसरा, जान माल का नुकसान। एक सप्ताह के भीतर 50 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तीसरा, विस्थापना। 1.15 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना द्वारा 4400 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है। चौथा, राहत कार्य में रुकावट। पानी उतरने के बाद नदी घाटियों में कई फीट मोटी गाद यानी कि सेडिमेंट सिल्ट जमा हो गई है, जिससे नाजिरा और शिवसागर विधानसभा क्षेत्रों के 20 से 30% इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाना भी बेहद कठिन हो गया है। शुरुआत में असम सरकार ने इस बाढ़ का कारण पड़ोसी राज्य नागालैंड के मौन जिले में हुए क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटना को बताया था, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार यह तकनीकी रूप से क्लाउड बर्स्ट नहीं था। मौसम विज्ञान के नियम यानी मेट्रोलॉजिकल साइंस आईएमडी के अनुसार क्लाउड बर्स्ट तब माना जाता है जब 1 घंटे के भीतर 100 mm से अधिक वर्षा हो, जबकि 19 जुलाई को नागालैंड के मौन जिले में 8 से 9 घंटे के दौरान 137 mm बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि यह बादल फटना नहीं था, लेकिन यह अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि हैवी रेनफॉल की श्रेणी में आता है। बारिश का विचलन यानी कि रेनफॉल डिपार्चर। 18 और 19 जुलाई के दौरान सामान्य से अत्यधिक बारिश दर्ज की गई। चिराइदेव, असम, सामान्य से 436% अधिक बारिश। मोकोकंचुंग, नागालैंड, सामान्य से 493% अधिक बारिश। जब इतना विशाल जल स्तर अचानक पहाड़ियों से नीचे आया तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जैसे कि दिको, दिसांग और धनसरी खतरे के निशान से काफी ऊपर बहने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल भारी बारिश ही इस तबाही की जिम्मेदार है? रिवर इंजीनियर्स के अनुसार इसका कारण जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां यानी कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स दोनों हैं। पहला, अवैध खनन और उत्खनन यानी कि अनकंट्रोल्ड एक्सकेवेशन। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के भूगोल विशेषज्ञों के सैटेलाइट विश्लेषण से पता चला है कि नदी घाटियों और पहाड़ियों के ढलानों पर खनन के कारण अत्यधिक उत्खनन हुआ है। जब बारिश होती है तो यह ढीली मिट्टी यानी कि मड और सिल्ट बहकर सीधे नदियों में समा जाती हैं। दूसरा, वनों की कटाई और इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम। आईआईटी रुड़की के पूर्व प्रोफेसर और जल संसाधन विशेषज्ञ के अनुसार जंगलों की भूमिका बेहद अहम होती है। जब घने जंगल होते हैं तो बारिश के पानी को जमीन के अंदर रिसने का समय मिलता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम कहते हैं। जब जंगल कट जाते हैं तो जमीन बंजर हो जाती है। पानी बिना जमीन से रिसे बहुत तेज गति से ढलान से नीचे भागता है और अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी यानी कि सिल्ट बहा कर लाता है। तीसरा, नदी तल का उठना यानी कि रिवर बेड एग्रेडेशन। यह गाद जब नदियों में जमा होती है तो नदी का तल यानी कि रिवर बेड ऊपर उठ जाता है, जिससे नदी की जल धारण क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यही कारण है कि जब ब्रह्मपुत्र का जल स्तर पहले से ही बढ़ा हुआ था तो उसकी सहायक नदियां अपना पानी ब्रह्मपुत्र में नहीं गिरा सकीं और पानी मैदानी इलाकों में फैल गया। इसके अलावा नागालैंड के वोखा जिले में स्थित दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण भी निचली घाटियों में बाढ़ का स्तर तेजी से बढ़ा और जलस्तर घटने में काफी समय लगा। जलवायु परिवर्तन के कारण जब ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, जहां 24 घंटे में 50 mm से 100 mm से अधिक बारिश वाले हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट सामान्य होते जा रहे हैं, विशेषज्ञों के अनुसार केवल तटबंध यानी कि एम्बैंकमेंट्स बनाना ही बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए 100% वनीकरण यानी कि एफॉरेस्ट्रेशन की जरूरत है। जल विभाजक क्षेत्रों यानी कि वाटरशेड एरियाज में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे। ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मॉनिटरिंग।
आधुनिक वैश्विक उपग्रह प्रणालियों का उपयोग करके सटीक पूर्वानुमान और जल निकासी प्रबंध करना होगा। खनन पर रोक। नदी घाटियों में अवैध उत्खनन को तुरंत रोकना होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको असम बाढ़ 2026 के पीछे के भौगोलिक और वैज्ञानिक कारणों की स्पष्ट समझ मिली होगी। आपका क्या सोचना है इस पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।